हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना शर्मा। आज हम अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी में। हम एनपीओ चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, या फिर इसको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, इसको हम निकालते कैसे हैं और ये होता क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स या मटेरियल कंज्यूम्ड होता क्या है। तो देखिए, मीनिंग ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज का ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, एंड ऑल्सो पेमेंट मेड फॉर सच आइटम्स इज गिवन इन द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, और रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो आपको गिवन होगा उसमें आपको उस चीज का पेमेंट भी दिया होगा। पेमेंट का मतलब आपने उस चीज को खरीदने के लिए पेमेंट किया, मतलब आपके पास ऑलरेडी 10,000 का मटेरियल है, आपने ईयर के बीच में उसको खरीदने के लिए 20,000 का पेमेंट किया, 30,000 हो गया, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास वो अभी 5,000 का बचा हुआ है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा, और ड्यूरिंग द ईयर अगर आप उस मटेरियल को परचेज कर रहे हैं तो वो आपको पेमेंट में दिया होगा, किसमें? रिसिप्टेंट पेमेंट में। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में, मटेरियल के बारे में ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं, दैट मीन्स आपको उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ होती है कि हम यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर स्पोर्ट्स क्लब के बारे में ले ले तो उनके कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं, और अगर हम मेडिकल शॉप के बारे में ले लें, कुछ हॉस्पिटल्स हैं तो उनके बारे में अगर हम ले लें तो मेडिसिन होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखा है फूड स्टफ, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज, स्टेशनरी, इन सब का हमें क्या निकालना पड़ता है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। बट ऐसा नहीं है आपने ये वर्ड अगर ये लिखा हुआ है तो आपको निकालना ही निकालना है। इनका ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा, और रिसिप्टेंट पेमेंट में इनका पेमेंट भी, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्हें खरीदा भी होगा, ठीक है। चलिए अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं या इसमें क्या फॉर्मूला लगता है वो देख लेते हैं। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, आपने रिसिप्टेंट पेमेंट में जो भी उसे जो खरीदा है, पेमेंट साइड में जो लिखा है परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, उसका अमाउंट यहाँ आता है। उसके बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे। तो मेरे पास जो बैलेंस है वो कहाँ पर लिखा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में। डेबिट साइड कौन सी होती है? हमारी एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? इतना क्लियर है, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं ताकि हम हैंड टू हैंड इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए अब सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना मेरा? 21,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 18,000। उसके बाद क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, यहाँ पर ये ओपनिंग लिखा है, ठीक है। तो ओपनिंग क्रेडिटर है 11,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर है मेरे 23,000, और मैंने ड्यूरिंग द ईयर स्टेशनरी परचेज करी है। देखो ये एक लाइन लिखी है, स्टेशनरी परचेज करी है कितने की? 75,000 की, ठीक है। तो अभी आप कहेंगे कि मैम अभी तो हमने इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग पढ़ा था, अभी तो हमने क्रेडिटर पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी आपका ये क्वेश्चन में वर्ड आ जाता है परचेज्ड, है ना, तो अगर आपका क्वेश्चन में परचेज वर्ड आता है दैट मीन्स आपने जो भी परचेज करी है वो कैश में करी है। उस कंडीशन में हम क्रेडिटर्स को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में परचेज वर्ड लिखा है, स्टेशनरी परचेज्ड, है ना, परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 75,000, दैट मीन्स अगर आपका परचेज वर्ड है तो आपने जो भी परचेज करी है वो कैश में करी है। इन दिस केस हम क्रेडिटर्स को अवॉइड कर देंगे, ठीक। तो हमारा सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा, फटाफट इसे लगाकर आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये बनेगा एक्सपेंडिचर साइड और ये बनेगा इनकम साइड, ठीक है। मैंने इनकम साइड कम रखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, हमें एक्सपेंडिचर साइड ही शो करना है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इतना रखा है। एक्सपेंडिचर साइड की अगर हम बात करें तो देखिए, एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परचेज। पहले तो हम लिखेंगे 2, हमने यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? स्टेशनरी की, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। अब कंज्यूम्ड में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सारा कैलकुलेशन अंदर ही करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? परचेज। तो हमारे यहाँ पर परचेज कितनी है? हमने पूरे साल में परचेज कितना किया है? 75,000 का,
क्लियर। चलिए 75,000 के बाद अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर कितने का है 21,000 का। ओपनिंग स्टॉक को हम क्या कर देंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं इसे पूरा नहीं लिख रही हूँ, बट आप पूरा लिखेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर मेरा कितना है 21,000, मैंने इसे टोटल कर दिया तो ये मेरा आ गया 96,000। ठीक है, इसके बाद मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था 18,000, तो 18,000 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पर बचेगा 78,000। ठीक है, हमने पूरा फॉर्मूला पुट किया, हमने लिखा परचेज कितना था ड्यूरिंग द ईयर 75,000, ओपनिंग स्टॉक था 21,000, उसे हमने ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या कर दिया लेस कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया उसे देखिए, मैंने आपको बताया था हम कहाँ पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हाँ, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में हमने उसे डेबिट साइड में शो कर दिया। क्लियर। ठीक है, इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, जब भी परचेज लिखा होगा दैट मीन्स वो कैश परचेज है, उसमें हम क्रेडिटर्स को अवॉइड कर देंगे। बेशक आपको क्रेडिटर दिए हैं बट आप उसमें क्रेडिटर नहीं लिखेंगे। तो भाई हम क्रेडिटर लिखेंगे कब, उसके लिए मैंने आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है। तो देखिए फटाफट, यहाँ पर मुझे दिया है स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी। अब यहाँ पर ये है हमारा एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर और ये है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी बिगनिंग वाला है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है और जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर हमारा दे रखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16 एंड 17 25,000। अब यहाँ पर अभी तो हमने करा था परचेज वाला, अब हम क्या कर रहे हैं अमाउंट पेड। ठीक है, तो जब ये अमाउंट पेड लिखा आ जाता है दैट मीन्स हम वहां पर क्रेडिटर्स को इन्वॉल्व करेंगे। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगता है, तो देखिए फॉर्मूले के अगर अभी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, फिर इसको एक बार समझ लेंगे कि ये फॉर्मूला क्यों लगता है, फिर ये बहुत ही इजी से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट पेड, जो भी आपको दिया है अमाउंट पेड। अमाउंट पेड के बाद हम क्या करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर को हम कर देते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर को हम कर देंगे लेस। याद रखना ओपनिंग क्रेडिटर को क्या करेंगे लेस और क्लोजिंग क्रेडिटर को कर देंगे ऐड। ठीक है, उसके बाद स्टॉक, तो ऐसे ही हम ओपनिंग स्टॉक को कर देंगे ऐड और क्लोजिंग स्टॉक को कर देंगे लेस। ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसे लिख लेंगे। और जब भी हमारा अमाउंट पेड होगा तो अमाउंट पेड यहाँ पर हमारा जो भी है ये आएगा। अमाउंट पेड का मतलब हमने अमाउंट पे किया है मार्केट में। हम मार्केट में अमाउंट पे किसको करते हैं, जिससे सामान लेते हैं ना। तो जब भी हम अमाउंट पे करते हैं स्टेशनरी के लिए, फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में मैंने स्टेशनरी के लिए अमाउंट पे किया है कितना 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर दैट मीन्स हम क्रेडिटर्स को इन्वॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारा आ जाएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड ओपनिंग स्टॉक ऐड एंड क्लोजिंग स्टॉक लेस। ठीक है, स्टॉक वाला तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हमने पहले इसको बेसिकली किया है। ठीक, अब ये क्रेडिटर्स का इसमें क्यों हम इसको मतलब अपोजिट कर रहे हैं स्टॉक से, ठीक, तो वो एक बार समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ लेंगे तो आपको काफी लॉन्ग टाइम तक इसे याद रहेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर है हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, और ये है मेरे क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक, अब सपोज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2016 और 2017 की, तो ये थे 2016 के और ये थे 2017 के। अभी हमसे कह रहा है कि ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं हमारे, ओपनिंग क्रेडिटर है मेरे 7200। मतलब इस सेशन में मैंने अभी काम स्टार्ट, मेरा सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, 1 अप्रैल को ही मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिटर्स हैं कितने के 7200 के। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर
ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के बीच में, देखिए 16 और 17 में, यहाँ पर बीच में, ये है स्टार्टिंग, ये है एंड, तो मैंने बीच में पेमेंट कितने का कर दिया, 25,000 का। उसके बाद भी अब देखिए यहाँ पर मेरे क्रेडिटर सिर्फ कितने थे, 72,000, मैंने 25,000 का पेमेंट कर दिया। उसके बाद भी ईयर के एंड में मेरे पास क्रेडिटर्स बचे हैं कितने के, 5400 के। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन देख लेते हैं क्या है। मेरे पास 7200 के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, मैंने जब 25,000 का पेमेंट किया तो हो सकता है मैंने इनका पूरा पेमेंट कर दिया, इस 25,000 में से मैंने इनका पूरा पेमेंट कर दिया और बाकी का जो भी अमाउंट था उसका मैंने जो सामान है वो परचेज कर लिया, ठीक है, क्रेडिटर्स से, और सामान मैंने ले लिया। उसके बाद ये जो अब क्लोजिंग क्रेडिटर्स बचे, ये मेरे इसी साल के हैं। फिर से समझते हैं, यहाँ पर मेरा ओपनिंग क्रेडिटर ये है, क्लोजिंग ये है, मैंने ईयर के बीच में यहाँ पर अमाउंट कितना पे किया, 25,000। पहली कंडीशन 7200, जब मैंने 25,000 का पेमेंट किया तो या तो एक कंडीशन ये बनती है मैंने ओपनिंग क्रेडिटर का पूरा पेमेंट कर दिया, क्योंकि भाई 25,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, आराम से इतने का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने या तो ये इसका पूरा पेमेंट कर दिया, ओपनिंग क्रेडिटर खत्म, ठीक है, और ये जो क्लोजिंग क्रेडिटर हैं ये मेरे इसी साल के हैं। और क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब इतना सामान मैंने इनसे खरीदा है। कोई मेरा क्रेडिटर कब होगा, जब मैंने उससे कुछ सामान लिया होगा तभी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक बनता है 25,000 का मैंने अमाउंट पे किया। अगर मैं किसी को पेमेंट दे रही हूँ, क्या आप किसी को यूं ही पैसा दे दोगे, नहीं दोगे ना। हम किसी को पैसा क्यों देते हैं, हम किसी को पैसा इसलिए देते हैं ताकि उसने हमें सप्लाई दी थी, है ना। यहाँ पर हम क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 25,000 का सामान मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स मेरे खत्म हो गए क्योंकि मैंने इतने का पेमेंट कर दिया, और इतने के क्रेडिटर अभी भी मेरे पास हैं करंट ईयर के, तो मैंने इन्हें ऐड कर लिया क्योंकि इतने का मैंने पेमेंट कर दिया, इतना सामान तो मेरे पास ऑलरेडी है, और करंट ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर अभी भी इतने क्रेडिटर मेरे पास बचे हैं। क्लियर, एक तो ये हो गया। दूसरा सेंस क्या कहता है, दूसरा ये कहता है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ठीक। अब सेकंड वे में क्या होता है, जो हमने 25,000 का अमाउंट पे किया, ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि मैंने अभी 72,000 का इनका पेमेंट नहीं किया, मैंने किसी और को 25,000 पेमेंट करके सामान अपने यहाँ मंगा लिया, चलिए ठीक है। तो 25,000 का आपने यहाँ पेमेंट किया और सामान आपके पास आ गया। ओपनिंग क्रेडिटर ये है, क्लोजिंग क्रेडिटर ये है। एक और लॉजिक यहाँ पर होता है, अगर यहाँ पर हमें क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हैं, ठीक है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि इस क्लोजिंग क्रेडिटर्स में पिछले वाले ओपनिंग क्रेडिटर्स इंक्लूड हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर मेरे इतने थे, 25,000 का मैंने पेमेंट किया और अभी भी मेरे पास 5400 के क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं। दैट मीन्स हो सकता है मैंने इनका पूरा पेमेंट ना किया हो, थोड़ा बहुत बचा हो या थोड़ा बहुत किया हो, बट एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं, 5400, ठीक है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स में हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स इंक्लूड होते हैं, सो दैट्स व्हाई हम ओपनिंग क्रेडिटर को लेस करते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट फॉर्मूला पुट करके इसको क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ये भी हमारा सेम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक। तो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर साइड बनाएंगे, इनकम साइड हम उधर बाद में देख लेंगे, ये हमारी इनकम साइड, ठीक है, ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि हमें यहीं पे कैलकुलेशन करना है। तो एक्सपेंडिचर साइड में, यहाँ पर डेबिट साइड में हमें निकालना क्या है, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम निकालनी है। अब यहाँ पर अमाउंट पेड हमने कितना किया था, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट पेड कितना था, 25,000, ठीक है। उसके बाद हमारे फॉर्मूले में क्या था, 25,000 का मैंने अमाउंट पे किया, क्रेडिटर्स मेरे ओपनिंग के कितने थे, जब मैंने अमाउंट पे कर दिया तो मैंने ये मान लिया कि मैंने इन क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, तो भाई ये क्रेडिटर तो हो गए खत्म। तो यहाँ पर हम कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर लेस, ओपनिंग क्रेडिटर हमारे कितने हैं, 7,200, 7,200 इसमें से अगर लेस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 17,800, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं, इतने के क्रेडिटर अभी भी हमारे पास है। दैट मीन्स अब क्रेडिटर है तो हमारे पास मटेरियल भी होगा इतने का, तो इसे हम कर देंगे ऐड। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं, 5400 के, 23,200। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 4000। ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, ऐड। ओपनिंग स्टॉक ऐड कितना है, 4000, तो ये हो गया हमारा 27,200। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3000, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया 24,200। ओके, क्लियर। ये आज हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसमें एक और चीज यहाँ पर याद रखना, परचेज है तो कैश परचेज क्रेडिटर नहीं लेंगे, अमाउंट पेड है तो वहां पर क्रेडिटर इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया जाता है, जैसे कि इतने का मटेरियल आपने सोल्ड कर दिया, तो अगर कोई सेल्स वाली कंडीशन आती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेडिसिन की या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल की, स्पोर्ट्स मटेरियल में आपको दे दिया इनकम रिसिप्ट वाली साइड में कि आपने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड किया जिसकी बुक वैल्यू थी 8000, ठीक, और उसे आपने 5000 में सोल्ड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर 8000 का सामान आपने कितने में सोल्ड किया, 5000, वो तो आपका लॉस एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, वो बात अलग है। यहाँ पर आपका एक और चीज जुड़ जाएगी, बट यहाँ पर अगर आप 8000 का मटेरियल, जो भी मटेरियल है ये कंज्यूमेबल गुड्स में, अगर आपका कोई मटेरियल बिक रहा है तो उसकी बुक वैल्यू को हम लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड। दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई सजेशंस है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।